ये वही धरती है जहां कभी 2 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर पर राज करने वाले साम्राज्य की गूंज थी, जहां इतिहास ने अपने पन्ने लहू की स्याही से और तलवार की कलम से लिखे थे, जहां एक ही नाम की दहाड़ चीन से लेकर सीरिया तक गूंजती थी, चंगेज खान। वह इंसान नहीं, एक तूफान था जिसकी आंधी ने आधी दुनिया का नक्शा बदल दिया, और फिर समय के प्रवाह ने खुद उसके साम्राज्य का नक्शा बदल दिया। कभी चंगेज खान की दहशत से और घोड़ों की टापों से कांपती भूमि आज बस खामोशी का साम्राज्य है, शांत, अद्भुत और अत्यंत सुंदर। यह है मंगोलिया। नमस्कार, स्वागत और जय हिंद। पृथ्वी के 26.5% भौगोलिक क्षेत्र पर जिसका आधिपत्य था, वह ब्रिटिश एम्पायर मानव इतिहास में आज तक देखा गया सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता। जगत के जिन 53 देशों में ब्रिटिश ध्वज लहराता था, उनका कुल क्षेत्रफल 3.37 करोड़ वर्ग किलोमीटर था। इस प्रकार का तीसरा विशाल साम्राज्य रूस का था। जार कहलाने वाले रूसी राजाओं ने दुनिया के 2.28 करोड़ किलोमीटर प्रदेश पर राज किया। चौथा क्रम चींग वंश के चीनी शासकों के 1.47 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैले साम्राज्य को देना पड़ेगा, जिसका दबदबा 1644 से लेकर सन 1912 तक रहा। 15वीं सेंचुरी के अंत में स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया की खोज में यात्रा की थी। उसके बाद लगभग 500 वर्ष तक फैलते रहे स्पेनिश राज्य ने 1.37 करोड़ वर्ग किलोमीटर का प्रदेश अवरुद्ध कर लिया था। जगत के प्रथम 5 विशाल साम्राज्यों की इस सूची में जिसका उल्लेख नहीं किया गया, वह दूसरा स्थान किसका है? बेशक मंगोलिया का। चलिए शुरू करते हैं इस अजब देश की गजब कहानी, अमेजिंग सरप्राइजेस से भरे मंगोलिया की एक सफर ज्ञान पथ पर। मंगोलिया के इतिहास का सुवर्ण काल शुरू होता है सन 1206 में, जब तेमुजिन नामक वीर योद्धा मंगोलिया की दर्जनों बिखरी जनजातियों का सरदार बना। वह आया जैसे हवा आती है, बिना चेतावनी के। वह बढ़ा जैसे तूफान बढ़ता है, अपने रास्ते खुद बनाता हुआ। तभी उसे मिला नाम चंगेज खान, अर्थात सर्वशक्तिमान शासक। पृथ्वी का 2 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 17.81% भूप्रदेश सन 1206 से शुरू करके सन 1368 तक चंगेज खान और उसके वारिसों के पांव तले था। आज के चीन, रूस, कोरिया, म्यांमार, तिब्बत, नेपाल, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया, तुर्की, रोमानिया, जॉर्जिया, यूक्रेन आदि देशों के विशाल क्षेत्रों पर मंगोलों की हुकूमत थी। लाखों अश्वारोही सैनिकों से बनी मंगोल सेना युद्ध की व्यूहात्मक रणनीति के साथ जिस प्रदेश पर हमला बोलती, उसे रौंद कर रख देती। सामने के योद्धा चाहे जितना जोर लगा दें, लेकिन मंगोल सेना के तीर और तलवार के आगे टिक न पाते। मंगोलों ने मध्य एशिया में कई जगह खून की नदियां बहा दी, पर इतिहास में विशेष रूप से उल्लेखनीय संग्राम उत्तर चीन में लड़ा गया, जहां 13वीं सेंचुरी के दूसरे दशक में चंगेज खान की सेना ने 12 लाख चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इस हमले के बाद दक्षिण चीन की बारी आई, और सदी पूरी होने से पहले तो सारा चीन मंगोलिया की मुट्ठी में आ चुका था। अब समय का खेल देखिए। एक समय 2 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला मंगोल साम्राज्य आज 15,66,500 वर्ग किलोमीटर में सिमटा है। ये भूमिका इसलिए दी कि अतीत और वर्तमान के मंगोलिया के बीच का हैवी कॉन्ट्रास्ट भली भांति समझा जा सके। एक समय जिसके अश्वारोही सैनिक मध्य एशिया की धरती को थर्रा देते थे, उस मंगोलिया का वर्तमान रूप देखे तो प्रश्न उठता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? देश का बहुत सा भाग मानव संचार रहित है। कुल 32 लाख की जनसंख्या में लगभग आधे लोग तो राजधानी उलान बतोर में ही रहते हैं। समुद्र तल से लगभग 4,500 फीट की ऊंचाई पर बसे और 4,700 वर्ग किलोमीटर में फैले
उलान बातोर को मंगोलिया का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। चीन और रूस के बीच सैंडविच हुए भूमध्य मंगोलिया पहुंचने के लिए तो कई देशों के बड़े शहरों से सीधी या कनेक्टिंग फ्लाइट्स उपलब्ध हैं, लेकिन यात्रा का असली मजा चीन और रूस से उलान बातोर जाने वाली ट्रेन में सफर करने में है। लंबे सफर में बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। रूस के मॉस्को से व्लादिवोस्तोक के बीच 9,200 किलोमीटर लंबे मार्ग पर दौड़ती सुप्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे भी उलान बातोर के पास से गुजरती है, इसलिए यह विकल्प सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उलान बातोर विशाल और विकसित महानगर है। शहर का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट पॉइंट चंगेज खान स्क्वायर है, जिसे सुख बातोर स्क्वायर भी कहा जाता है। इस विशाल नगर चौक में मंगोलियन संसद की विशाल इमारत के प्रवेश द्वार पर मंगोल साम्राज्य के संस्थापक सेनापति चंगेज खान की भव्य प्रतिमा स्थापित है। अग्रभाग में उसके 2 अश्वारोही पुत्र द्वारपाल के रूप में दिखाई देते हैं। उलान बातोर के संग्रहालय, बौद्ध मठ, ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, सुंदर उद्यान, विशाल चौक, यह सब देखते हुए हम शायद भूल जाएं कि हम दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देश में घूम रहे हैं। परंतु उलान बातोर की परिधि से बाहर निकलते ही खालीपन का एहसास लौट आता है। मंगोलिया 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, पर मोटर वाहनों के लिए पक्की सड़क का नेटवर्क केवल 2,644 किलोमीटर का है। दूर दराज के प्रदेशों में कच्ची पथरीली राहें होने से वहां घूमने के लिए 4x4 वाहन और जानकार ड्राइवर कम गाइड आवश्यक हो जाता है। राजधानी उलान बातोर से 54 किलोमीटर पूर्व में स्थित चंगेज खान स्टैच्यू कॉम्प्लेक्स है। जैसे भारतीयों को ताजमहल, फ्रेंच को एफिल टावर, अमेरिकियों को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, चीनियों को महान दीवार और इजिप्शियनों को पिरामिडों का गौरव, वैसे ही मंगोल को चंगेज खान स्टैच्यू कॉम्प्लेक्स का गर्व है। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग जानकारी। चंगेज खान की वंशलता इतनी लंबी चौड़ी है कि इतिहास में उसके वंशजों का संबंध दूर दूर तक निकलता है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की बुनियाद रखने वाला ज़हीरुद्दीन बाबर चंगेज खान की तीसरी पीढ़ी का वंशज था। वैसे तो चंगेज खान की कुल 12 पत्नियां और 8 संतानें थीं, लेकिन शासन काल में वह जितने देश प्रदेश में गया, वहां विजय के बाद कुछ स्थानीय महिलाओं को अपनी रानी बनाता रहा। इससे संतानों की संख्या सैकड़ों में पहुंची। छोटा परिवार सुखी परिवार, इस सूत्र की धज्जियां उड़ाती चंगेज खान की वंशावली में नृवंश शास्त्रियों को कुछ वर्ष पहले दिलचस्पी हुई। उन्होंने मध्य तथा पूर्व एशिया के विविध देशों प्रदेशों में लोगों की जेनेटिक ब्लूप्रिंट का सैंपलिंग किया। सैंपलिंग से पाया गया कि बड़ी संख्या में लोगों में वाई क्रोमोसोम एक समान है। यह प्रकार का क्रोमोसोम अर्थात रंगसूत्र पिता से पुत्र को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। दीर्घकालीन अध्ययन के अंत में वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि आज मध्य पूर्व एशिया के हर 200 में से एक व्यक्ति में चंगेज खान के जीन है, अर्थात वह उसका वंशज है। मंगोलिया की तो 35% प्रजा के शरीर में चंगेज खान जीवित है। इस हिसाब से मंगोलिया को एक देश के या चंगेज खान का अपना मैटरनिटी होम। चलिए अब चंगेज खान स्टैच्यू कॉम्प्लेक्स की अधूरी बात को आगे बढ़ाते हैं। चंगेज खान स्टैच्यू कॉम्प्लेक्स की ऊंची पीठिका पर स्थापित अश्वारोही चंगेज खान की 131 फीट ऊंची स्टेनलेस स्टील की प्रतिमा देखने वाले को दंग कर देती है। प्रतिमा भीतर से खोखली है, इसलिए लिफ्ट और सीढ़ियों से घोड़े के मस्तक तक पहुंचा जा सकता है, जहां से चंगेज खान का क्लोजअप और चारों ओर का पैनोरमिक दृश्य दिखता है। हालांकि ऊपर पहुंचकर चहुं और नजर घुमाने से दूर दूर तक वीरान भूमि, सन्नाटा और शांति के सिवा कुछ नहीं दिखता। बाहर थोड़ी दूरी पर पर्यटन विभाग ने पर्यटकों के ठहराव के लिए तंबू, जिसे स्थानीय भाषा में घर कहते हैं, खड़े किए हैं। सभी सुविधाओं से लैस घर में 1-2 दिन ठहरिए। दिन में बदलती धूप में प्रतिमा पर पड़ते नाटकीय प्रकाश आभा का आनंद लीजिए और रात में तारों से जड़े निर्मल आकाश का आनंद। यदि यहीं रुकना न चाहें तो दोपहर बाद लौटकर उलान बातोर पहुंचा जा सकता है।
राजधानी से की जाने वाली दूसरी वनडे ट्रिप होस्ताई नेशनल पार्क की है। शहर से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित यह रमणीय क्षेत्र समूचे एशिया में जंगली घोड़े का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। अमेरिकी नृवंश शास्त्रियों के शोध से सिद्ध हुआ कि जंगली अवस्था में रहने वाले अश्वों को 6 से 7 हजार वर्ष पहले मध्य एशिया के मैदानों में बसने वाली जातियों ने धीरे धीरे सधाया और पालतू बना लिया। ईसवी सन दूसरी शताब्दी के बाद तो मध्य एशिया सहित दुनिया के अनेक देशों प्रदेशों में घोड़े चौपाया वाहन के रूप में उपयोग में आने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि प्रकृति की गोद में मुक्त विचरने वाले जंगली अश्वों का आवाज विशाल मैदानों के बजाय बंद तबेलों में बदल गया। आज तो दुनिया में विरले ही कहीं जंगली घोड़े दिखते हैं। मंगोलिया इसमें सुखद अपवाद है, जिसके हुस्ताई नेशनल पार्क में विचरते सैकड़ों जंगली घोड़े अभी तक लगाम के बंधन से अछूते हैं। जहां तक नजर जाए फैली हरी घास, टीले, छोटी बड़ी धाराएं और सुहावना भूरा आकाश, यह सब हुस्ताई नेशनल पार्क के आकर्षण हैं। हुस्ताई के बिल्कुल विपरीत भूपरिदृश्य दक्षिण मंगोलिया के गोबी मरुस्थल का है। उलान बातोर से 9 घंटे की मोटर यात्रा पर स्थित गोबी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में 5वें क्रम पर आता है। इसका बड़ा हिस्सा चीन में और शेष मंगोलिया में है। रेगिस्तान की हमारे मन में बसी छवि के अनुसार वह जगह तपती भट्टी जैसी होती है, पर मंगोलिया का गोबी रेगिस्तान भट्टी भी है और शीतगृह भी। सर्दियों में तापमान 0 से नीचे -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और हिमपात भी होता है। शीतकाल में जब यहाँ हिमपात होता है तो गहरे बादामी रेत टीबों पर सफेद हिम की परत अद्भुत दृश्य रच देती है। समतल खारे पट, रेत टीबे, लंबी चौड़ी खाइयां, ऊंची कगारें, झरने, ओएसिस द्वीप, इन सब प्राकृतिक सजावट के बीच गोबी में जीव विविधता भी अनुपम है। जुरासिक युग में यहाँ डायनासोर बसते थे। इसका प्रमाण फ्लेमिंग क्लिफ्स क्षेत्र की सैर से मिलता है। वेलोसिरैप्टर, पिनाकोसोरस, प्रोटोसिरैप्टर, ओविरैप्टर आदि डायनासोर के अंडे तथा अस्थियां यहाँ बिखरी पड़ी हैं। रेगिस्तान में गुलाब खिलने की बात को भले कोई अलंकार माने, पर मंगोलियन मरुस्थल में गुलाब उगाना असंभव नहीं। विशाल रेगिस्तान का बड़ा हिस्सा उपजाऊ है। स्थानीय लोग वहां सेब और पीच जैसे रसीले फल उगाते हैं। पानी की कमी वाले मरुस्थल में भी रस भरे तरबूज की खेती होती है। तांबा, सोना और कोयले का तो यहाँ इतना भंडार छिपा है कि गोबी को रेगिस्तान कहें या नहीं, यह एक सवाल है। गोबी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी केवल 0.6 है। फिर भी इस वीरान क्षेत्र में कई पर्यटकों को ठहरने के लिए निजी और पर्यटन विभाग द्वारा घर प्रकार के तंबुओं की व्यवस्था की गई है। स्थानीय चरवाहों के घर में ठहरकर उनकी मेहमान नवाजी का अनुभव किया जा सकता है। विपन्नता और एकांत के बीच उनका जीवन कितना कष्टदायक है, यह भी समझ में आता है। राजधानी उलान बातोर को छोड़ दे तो मंगोलिया की बहुत सी प्रजा अभी भी जिप्सी अर्थात खाना बदोश जीवन जीती है। मंगोलिया में गाय भैंस जैसे दुधारू पशु कम है, इसलिए खानाबदोश लोग मुख्यतः घोड़ी का दूध पीते हैं। अन्य दुधारू पशुओं की तुलना में घोड़ी का दूध पचने में हल्का और अधिक पौष्टिक होता है। वैज्ञानिक इसकी तुलना माँ के दूध से करते हैं। इससे घोड़ी के दूध का गुण समझा जा सकता है। दूध से बनने वाला नमक मिश्रित पेय मंगोलों का अति प्रिय है। पेय का नाम साय अर्थात चाय। अब चलते हैं कजाखस्तान की सरहद के करीब स्थित मंगोलिया के पश्चिमी प्रांत में, जिसको मंगोलिया का अपना स्वर्ग कहा जा सकता है। अल्ताई पर्वतमाला की उत्तुंग पहाड़ियां, असंख्य हिमनद और नीले निर्मल सरोवर यहाँ की विशेषताएं हैं। इस प्रांत की एक और विशेषता बाजबाजी है। उल्गी नामक पर्वतीय क्षेत्र में सदियों से बाजबाजी की परंपरा है, जिसके अंतर्गत स्थानीय घुड़सवार हाथ पर गोल्डन ईगल को बिठाकर शिकार पर निकलते हैं। अधिकतम लगभग 7 किलोग्राम वजन वाले इन शिकारी पक्षियों की दोनों आंखों पर चमड़े के ब्लाइंडर्स चढ़े होते हैं। जहां से विशाल घाटी का विहंगम दृश्य दिखता हो, ऐसे ऊंचे स्थान पर घुड़सवार पहुंचते हैं, गरुड़ की आंखों से ब्लाइंडर्स उतार देते हैं और फिर वूश की आवाज के साथ गरुड़ को आकाश में छोड़ देते हैं। कुदरत ने गरुड़ को अत्यंत तेज आंखें दी हैं। जैसे ही कोई लक्ष्य लॉक हो, गरुड़ ऊंचाई घटाते हुए बिजली सी रफ्तार से झपटता है। यह खेल हमें क्रूर लग सकता है, पर मंगोलिया के लिए यह सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा है।
कहाँ 2.4 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैला चंगेज खान का मंगोलिया और कहाँ आज का 15 लाख वर्ग किलोमीटर में सिमटा मंगोलिया, शांत, सुंदर और वीरान। समय की कैंची ने भले ही मंगोलिया को कट्टू साइज कर दिया हो, फिर भी 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला आज का मंगोलिया अजूबों का ऐसा महासागर है जिसमें जितना गहरा उतरेंगे उतने ही सुखद आश्चर्य मिल जाएंगे। लेकिन एक शर्त है, इस ज्ञान सफर में आधुनिक सुख सुविधाओं को किनारे रखकर कुछ नया देखने और जानने की तीव्र उत्कंठा के साथ मंगोलिया के विशाल समंदर में गोता लगाना पड़ेगा। तो जल्द ही मिलेंगे अगले जिप्सी वीडियो में एक और नए ज्ञान सफर में। तब तक इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हो सके तो थोड़ा समय निकालकर हमारी वेबसाइट को भी चेकआउट कीजिए। धन्यवाद, अलविदा और जय हिंद।